सिर साहब, टॉक ऑफ द टाउन है वन पेज का चाइना विजिट। वन पेज चाइना विजिट। अच्छा बाय द वे, उससे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं बिफोर यू स्टार्ट योर क्वेश्चन कि हमारे पीटीआई भाइयों ने, दोस्तों ने, उन्होंने एक तस्वीर निकाली है जहाँ चीफ को यूनिफॉर्म से निकाल के सूट में डाल दिया। अच्छा, ये उन्होंने निकाली है? हाँ, ये ऐसी भी चीज़ चल रही है। अच्छा। हालांकि जिस मीटिंग की जिक्र वो कर रहे हैं उसके अंदर वो यूनिफॉर्म में बैठे हुए थे। अच्छा। बाद में फिर वो सूट में भी आ गए और मीटिंग से, मगर जहाँ वो जब वो गए वहाँ ही वॉज इन अ यूनिफॉर्म। इन्होंने उसको यूनिफॉर्म से निकाल के किसी का सूट में डाल दिया। वो लेकिन उसमें बहुत हैंडसम लग रहे हैं। नहीं, वो हैंडसम तो है ही है। वो तस्वीर बहुत अच्छी है वैसे। अगर आप कह रहे हैं कि उन्होंने निकाली है तो फिर तो वन पेज और भी ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा है। तुम अब लेकिन आपको पता है ये पाकिस्तान में गारंटी समझा जाता है ना, वन पेज किसी भी मंसूबे की कामयाबी की गारंटी समझा जाता है। सही है। तो ऐसे में जब पहले यूएई से वज़ीर आज़म हो आए, सऊदी अरेबिया से भी उन्होंने विजिट कर लिया, वहाँ पे भी कुछ प्लेज किया गया। आई डोंट नो इन्वेस्टमेंट का क्या फ्यूचर है, ये आप तो जानते होंगे। लेकिन ऐसे वक्त में जब 12 जून को विफाकी बजट कहा जा रहा है आएगा और फिर उसके बाद आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात अगली किस्त के लिए भी, उसका किस्त का भी इजरा होने जा रहा है, और जो $27 बिलियन वर्ल्ड बैंक डाटा के मुताबिक पाकिस्तान के ज़िम्मे चाइना के हैं, वो भी उन मुज़ाकरात में शायद ज़ेरे गौर आ सकते हैं। तो वज़ीर आज़म गए 5 रोज़ा विजिट पर चाइना, साथ ही आर्मी चीफ की भी तस्वीरें आप सामने आ रही हैं। तो क्या टारगेट्स थे इस दौरे के और क्या हासिल हुए? जी हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है और बड़ा इम्पोर्टेंट ये है कि आर्मी चीफ प्राइम मिनिस्टर के साथ गए हैं, क्योंकि आर्मी चीफ जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर के साथ SIFC में बैठते हैं। तो मेरा ख्याल है उनका जाना मुनासिब है, बिकॉज़ हर जगह पे वो एक ही इम्प्रेशन देना चाहते हैं कि स्टेबिलिटी, सियासी स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ रही है और वी आर ऑन वन पेज। और हम इंशाल्लाह इस हुकूमत को और ये जो इक़दामात हम ले रही है ये हुकूमत, उनको सपोर्ट करते हैं और उनको बरकरार रखेंगे और उनको टू दी एंड रखेंगे। तो इसको डिस्टेबलाइज़ नहीं होने देंगे। तो ये पैगाम देना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि आयशा, दुनिया जब इन्वेस्टमेंट करती है किसी मुल्क में तो सबसे ज़्यादा जो है वो 2 चीज़ें देखती है। एक ये है कि क्या जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके पैसे वापस आ जाएंगे कि नहीं। दूसरा ये कि कुछ जो पॉलिसीज़ जो जिसके बेसिस के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो बरकरार रहेंगी नहीं, या कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से या गवर्नमेंट चेंज की वजह से या रेजीम चेंज की वजह से वो भी तब्दील हो जाएंगी। तो ये 2 चीज़ें, और इसको एश्योर करने के लिए वो आर्मी चीफ साथ जाते हैं। अच्छा। और ये इमरान खान के ज़माने में भी ऐसी था और शहबाज शरीफ साहब के ज़माने में भी ऐसे ही है। ठीक है। तो दैट्स टू आंसर योर क्वेश्चन। नाउ द सेकंड पार्ट इज़ कि क्या मकसद है इसका, ऑब्जेक्टिव क्या था। देखिए, चाइनीज़ आपसे खुश नहीं है। 3-4 साल से सिपेक बंद पड़ा है। अच्छा, ठीक है। खान साहब जब आए थे तो उसके बाद नवाज शरीफ साहब के आखिरी दिनों में सिपेक के ऊपर झगड़े हो गए थे पाकिस्तान के अंदर। एस्टैब्लिशमेंट ये चाहती थी कि सिपेक की जो सेक्रेटेरिएट है वो उनके हवाले की जाए, और मियाँ साहब ये समझते थे कि ये नहीं, ये सिविलियन प्रोजेक्ट है, ये मेरा प्रोजेक्ट है, हमारी गवर्नमेंट का ये प्रोजेक्ट है, ये हमारे कंट्रोल में रहना चाहिए। तो उसके ऊपर भी थोड़ी बहुत लेन देन हुई। इसीलिए आपको याद होगा कि जैसे ही नवाज शरीफ साहब की छुट्टी हुई और इमरान खान साहब आए तो सिपेक की जो सेक्रेटेरिएट थी वो एक बाजवा साहब को दे दी गई। आसिम सलीम बाजवा वो पिज्ज़ा याद आ गया। आपको पिज्ज़ा याद आ गया? भूख तो नहीं लगी भी? नहीं लगी नहीं है, लेकिन पिज्ज़ा कभी नहीं भूलता। हाँ, पिज्ज़ा नहीं भूलता। तो इसीलिए वो फिर फौरी तौर पे जैसे ही इमरान खान की गवर्नमेंट आई तो आसिम बाजवा को वो रिटायर हुए फ्रॉम सदर्न कमांड, और उसके बाद सीधा उनको एक अथॉरिटी का चेयरमैन बना दिया। मगर फिर भी कोई पेशकदमी नहीं हुई। उसकी बहुत सी वजूहत थी, मगर सबसे इम्पोर्टेंट वजूहत ये थी कि चाइनीज़ 2-3 चीज़ों में बड़े इंटरेस्टेड थे कि उसको आगे बढ़ाया जाए, मगर वो प्रोजेक्ट्स रोके हुए थे। वो प्रोजेक्ट्स, उनमें से एक ये प्रोजेक्ट था रेलवे लाइन का। क्योंकि जब शेख रशीद साहब रेलवे मिनिस्टर थे तो हर रोज़ वो ये बात करते थे कि हम $7 बिलियन की कराची से पेशावर तक एक नई रेल लाइन चाइनीज़ आके बनाएंगे। बिकॉज डोंट फॉरगेट, हमारी रेल लाइंस बहुत पुरानी हैं और टूटी हैं और काफ़ी इनएफिशिएंट हैं, और हमारी ट्रांसपोर्टेशन इज़ अ बिग प्रॉब्लम। तो वो एक रेल लाइन की ज़रूरत है हमें एज पार्ट ऑफ आवर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। बट इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि वो उसके लिए पैसे कहीं से नहीं आ रहे थे। तो चाइनीज़ ने ये कमिटमेंट की थी कि वो करेंगे। अच्छा, फिर ये हुआ कि IMF ने कहा कि आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास पैसे आपने बहुत से लोगों के देने हैं, और इमरान खान साहब की हुकूमत के दौरान सारा सिपेक के ऊपर काम रुक गया था। उस वक़्त अमेरिकन ये भी मांग रहे थे कि आप हमें बताएं कि सिपेक के इन्वेस्टमेंट्स कितनी हैं और क्या टर्म्स हैं और क्या एग्रीमेंट्स आपने साइन किए हैं, और हमारे लिए ये प्रॉब्लम बना हुआ था। जब हफीज़ शेख साहब आए तो वो
प्रो IMF थे, उसके बाद आपको पता है असद आ गए, असद के पहले असद आए, वो IMF के ख़िलाफ़ थे, हफीज़ शेख साहब आ गए एज फाइनेंस मिनिस्टर, वो उनके हक़ में हो गए, उसके बाद शौकत तरीन साहब आ गए, वो ना इधर के रहे ना उधर के रहे, कि एक दिन वो IMF के हक़ में बात करते थे, दूसरे दिन उसके ख़िलाफ़ बात करते थे, तो ये मामला चलता रहा। अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब ने एक आर्टिकल भी तो लिख दिया था फाइनेंशियल टाइम्स में, उनको इंटरव्यू देते हुए, इसलिए तो ये काफ़ी कन्फ्यूजन रही। तो चाइनीज़ आपसे नाराज़ रहे और उनका ये कहना है कि आप अमेरिकन प्रेशर के अंदर हमारा जो मेन प्रोजेक्ट है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसको आप उसको सपोर्ट नहीं कर रहे, और सो देयरफॉर देयर वाज स्ट्रेन्स इन द रिलेशनशिप। हालांकि मिलिट्री रिलेशनशिप तो ठीक थी, मगर बाकी रिलेशनशिप में स्ट्रेन्स थे। अब जैसे ही ये हुकूमत आई, इन्होंने ये फैसला किया कि चाइना के साथ रिस्टोर करना है। अब ये जो 2 प्रोजेक्ट्स हैं, मैं आपको बड़े इंटरेस्टिंग बताऊं, जो कि अभी तो 31-32 MOU साइन किए, मगर चाइनीज़ जो ग्रोथ मॉडल है वो किसी वक्त इस एजेंडे में डिस्कस करते हैं। मेरे पास सवाल है रेलेवेंट उससे। तो चाइनीज़ ग्रोथ मॉडल के अंदर 2-3 चीज़ें बड़ी अहम हैं जिसको वो एम्फसाइज करते हैं। एक वो कहते हैं एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ, एक वो कहते हैं कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस एंड स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस, और तीसरी चीज़ जो है वो ये कहते हैं कि करंट अकाउंट सरप्लस होना चाहिए। और चौथी चीज़ बड़ी अहम है कि कौन से सेक्टर्स के अंदर चाइना ने जाके किसी मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है। उसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन और एनर्जी, प्रॉपर्टी, ट्रांसपोर्टेशन, एनर्जी, ये उनके लिए बहुत अहम फोकस है। हाँ, फोकस है उनका। तो सिपेक जो था एज पार्ट ऑफ द रोड इनिशिएटिव एंड बेल्ट इनिशिएटिव, उसके अंदर एनर्जी, IPPs, इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट्स अब नहीं रहे, चाइनीज पावर प्रोजेक्ट्स, और ये ट्रांसपोर्टेशन, आपने देखा इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये चाइनीज का ग्रोथ मॉडल है, उसका हिस्सा है। तो वो ये चाह रहे थे, मगर ये रुक गया था। अच्छा। तो अब हमने फिर इसको खोला है, और इसके अंदर जो 2 मेजर प्रोजेक्ट्स हैं, मेजर प्रोजेक्ट्स हैं। अब पावर प्रोजेक्ट्स तो हमने नहीं लगाने, पावर तो है हमारे पास, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन का और लाइन लॉसेस का मसला है, और मगर अब और पावर प्रोजेक्ट्स नहीं लगने इन टर्म्स ऑफ फ्यूल, फॉसिल फ्यूल। मगर ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जो 2 प्रोजेक्ट्स चाइनीज कह रहे हैं कि लगाएं, जिसके ऊपर पहले रुकावट थी, इस हुकूमत ने उसको ग्रीन लाइट दे दी। कौन-कौन से? वो सबसे पहला प्रोजेक्ट ये रेल लाइन का है, जो कि पिछले 4-5 साल से रुकी हुई है। अच्छा। अभी इसका अमाउंट कह रहे हैं $6.8-9-7 बिलियन। शेख रशीद रोते रह गए कि करना है। उन्होंने कहा नहीं हो सकता। और दूसरा प्रोजेक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो एक हाईवे जो कि कोई nearly 600 किलोमीटर्स का हाईवे बनेगा फ्रॉम थकोट इन KP प्रोविंस टू रायकोट इन GB। अच्छा, थकोट। और ये कोई इसका कॉस्ट आएगा कोई 560-600 अरब रुपया। अच्छा। और वो जो रेलवे लाइन है उसका कॉस्ट आ रहा है कोई 1900-1900 अरब रुपया। अच्छा। तो अब सोचिए ये दोनों इतने बड़े प्रोजेक्ट्स हैं कि ये 2 प्रोजेक्ट्स अब अगले 3-4 साल में उन्होंने कंप्लीट करने हैं। और मगर जो इशू जो खड़ा हो रहा है, जो पहले भी इशू ये खड़ा हो रहा था कि क्या इनकी कितनी ज़रूरत है इस वक्त, क्या इसी स्टेज पे इतनी ज़रूरत है, इतना बड़े कर्जे लेने की ज़रूरत है। पर ये आज ऑलरेडी हमने जो सिर्फ उनके इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट्स हैं, जो सॉरी नॉट इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट, चाइनीज़ पावर प्रोजेक्ट्स हैं, उसके जो हमने पैसे देने हैं अभी, वो अभी 470 अरब रुपया तो सिर्फ उनका देना है, उनके जो डेट पेमेंट्स हैं, आप समझें। ऊपर से ये नई डेट अक्यूमुलेट की जा रही है कोई 2,500 अरब रुपए की, और किस लिए? एक रेलवे लाइन के लिए और एक सड़क के लिए। रेलवे लाइन की तो बात समझ में आती है कि इट विल डेफिनेटली हेल्प द पाकिस्तानी इकोनॉमी, ठीक है ना, उसमें तो कोई शक नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पीपल इन अ स्मूथ, इफिशिएंट, क्विक मैनर। मगर ये जो रोड है, इसकी क्या इकोनॉमिक वैल्यू है? इस रोड की खास इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, इस रोड की स्ट्रेटेजिक वैल्यू है। अच्छा। ये चाइनीज़ मिलिट्री एंड पाकिस्तानी मिलिट्री इसको प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये GB और कश्मीर की सिक्योरिटी के लिए दिस रोड इज़ गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट। और ये ऑल द वे टू रायकोट जाता है, जो कि द फुट हिल्स ऑफ द माउंटेन्स, ऑल द वे टू द ग्लेशियर्स, जहाँ से डिस्प्यूटेड के बेस कैंप के पास। तो डिस्प्यूटेड टेरिटरीज जहाँ चाइना इंडिया की कॉन्फ्लिक्ट है, और फिर चाइना के लिए वो रोड वहाँ से रास्ते निकालना बड़ा ज़रूरी है टू जॉइन अप विद द सिपेक प्रोजेक्ट। तो मैं ये समझता हूँ कि इसकी स्ट्रेटेजिक वैल्यू है और रेल लाइन की इकोनॉमिक वैल्यू है। मगर क्या ये इतनी अर्जेंसी थी कि इसको करना चाहिए? ये चाइनीज़ इंसिस्ट कर रहे हैं,
हम नहीं इंसिस्ट कर रहे। जैसे चाइनीज़ ने जो हमने एक दो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स भी बनाए हैं, तो उससे भी 400-500 मिलियन डॉलर्स के खर्चे थे, वो भी चाइनीज़ इंसिस्ट कर रहे थे कि आप लगाए। हमने उसको काफ़ी डिले करने की कोशिश की, फिर हमने एक दो कर दिए। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ चाइनीज़ के बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट हैं, और ये जो हमने, और क्यों हम ये मान गए हैं, ये बात क्यों मान गए? हाँ, इसलिए कि हम उनसे कह रहे हैं मान जाने मगर जो पैसे पहले लड़े ने वो ज़रा थोड़ी देर वास्ते 3-4 साल वास्ते ना लगो। अच्छा, ठीक है, वो आप पोस्टपोन कर दें, रीशेड्यूल कर दें, और ये हम ले लेते हैं आपसे। तो चाइनीज़ लॉन्ग टर्म सोचते हैं, उनको इन दोनों प्रोजेक्ट्स की स्ट्रेटेजिक वैल्यू भी नज़र आती है, और क्योंकि रेलवे लाइन भी तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं ना फॉर मूवमेंट ऑफ देयर गुड्स। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये चाइनीज़ के कहने के ऊपर सिपेक को रिवाइव किया जा रहा है, चाइनीज़ के कहने के ऊपर ये दोनों प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, ठीक है, और इसके इन बदले में आपको डेट रिलीफ मिल रही है। ठीक, डेट रिलीफ मिल रही है। ठीक। अब IMF का क्या रिस्पांस होता है इसके ऊपर, दैट्स अ सेपरेट क्वेश्चन दैट वी कैन डिस्कस। IMF ने यही कहा कि आपने उनके पैसे वापस नहीं करने, आपके पास गुंजाइश नहीं है, आप डेट रीशेड्यूलिंग करें। तो वही उसी के लिए पहले चले गए कि वहाँ से प्रॉमिस ले आए। लेकिन इसमें बड़े इंटरेस्टिंग बातें जो शहबाज शरीफ साहब ने वहाँ जाके की, ऐसे लगता है कि उनकी अच्छी खासी स्टडी है जो चाइनीज़ इकोनॉमी है उसके ऊपर। और वो सवाल मेरे जहन में भी बड़ा उचका कि मैं आपसे पूछूं कि प्राइम मिनिस्टर ने मिसाल दी शेंज़न की और पाकिस्तान की इकोनॉमी की। अब शेंज़न की आबादी है 13 मिलियन, लेकिन जो उनका GDP है वो $500 बिलियन है, जबकि पाकिस्तान की टोटल आबादी 250 मिलियन और GDP जो है वो $380 बिलियन है। यानी एक शहर है और एक मुल्क है। उन्होंने इसे दुनिया का 8वां अजूबा करार दिया और कहा कि ये मिरेकल ऑफ दिस सेंचुरी है। ये कैसे वहाँ मुमकिन हुआ और क्या पाकिस्तान में इसको रेप्लिकेट किया जा सकता है? देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग सवाल है और इसके ऊपर बहुत कम डिबेट हुई है। चाइना का जो इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल है ना, मैंने अभी उसका जिक्र किया, मैं उसके 4-5 मेजर पॉइंट्स जो हैं आपको बताता हूँ, जिसमें से एक पॉइंट ये भी है कि एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स होनी चाहिए, जहाँ से सिर्फ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मैन्युफैक्चरिंग गुड्स बनने चाहिए, जो मैंने पहले जिक्र किया। चाइनीज़ मॉडल क्या है ग्रोथ का, डेवलपमेंट का मॉडल क्या है? अब दुनिया सारी जाग उठी है कि यार चाइना की ग्रोथ इतनी कैसे हो रही है। IMF भी देख रही है क्या हो रहा है। वेस्टर्न मॉडल जो है ग्रोथ का वो बढ़ गया और चाइनीज़ मॉडल जो है ग्रोथ का चल रहा है। तो वो कहते हैं ये है क्या मॉडल। अब चाइनीज़ मॉडल के अंदर 3-4 उसके बहुत इंपॉर्टेंट पहलू हैं, जिसमें सबसे पहला तो ये है कि एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ होनी चाहिए। बनाओ और एक्सपोर्ट करो, और एक्सपोर्ट सरप्लसेस होने चाहिए, करंट अकाउंट सरप्लस होना चाहिए, उसके साथ आपकी करेंसी स्ट्रांग रहती है। बिल्कुल ठीक। और इन्फ्लेशन नहीं होती मुल्क के अंदर। पहला, बिल्कुल ठीक। हमारे यहाँ एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ क्या, एक्सपोर्ट्स गिर रही हैं। हाँ। हमारे यहाँ एक्सपोर्ट्स पिछले 10 साल से नहीं बढ़ी इन एनी सिग्निफिकेंट इन डॉलर टर्म्स। तो मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहली हमारी वीकनेस ही है कि वी आर नॉट एन एक्सपोर्ट लेड कंट्री। कुछ कंट्रीज हैं जिन्होंने फॉलो किया चाइना को एक्सपोर्ट लेड में, बांग्लादेश, टर्की, ताइवान, ये वो मुल्क हैं जिन्होंने कॉपी किया है चाइनीज़ मॉडल कि एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ हो। अच्छा। ठीक, हमने बहुत कोशिश की, मगर हमारी जो बिजनेस क्लास है वो सवाए रेंट्स और हैंडआउट्स और सब्सिडीज उसके अलावा उसने कोई डेवलपमेंट नहीं की।